अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? यस, देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये बेसिकली आज इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो कुछ हमने सीखा था अभी तक न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, और उसके बाद देन सीएनएन के बारे में। और हमने देखा था कि जो सीएनएन थे वो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि ये बेसिकली हम। अच्छा, अभी आवाज़ थोड़ी बेहतर हुई है? अच्छा, अभी आवाज़ थोड़ी बेहतर होगी। मैंने माइक स्विच किए। अच्छा, इस तरह से है कि हम ना दोबारा से हमने ना सीएनएन स्टार्ट किए थे, और आज की जो क्लास है उसमें हम सीएनएन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। पहले हम एक डाटा सेट को इम्प्रूव करेंगे आज, और देन उसके बाद जो है सिंपल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे। अच्छा, अभी शोर कम हुआ है थोड़ा। तो उसके बाद ना हमने उसको एक मिनट में दोबारा से मुझे कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, अभी चेक करें, अभी शोर कम हुआ है। ओके, ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा उस्मान, कैसे आप आपने इम्प्लीमेंटेशन की थी जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था? सर उसमें मिड में पहुंच गया मैं। तो डाटा मैंने डाउनलोड किया था और मैं उसको पास करके आइट्रेशन और करके अभी वो एक स्केच बना लिया मैंने। सही हो गया। चलिए, आज हम भी ना प्रैक्टिकली देखने लगे हैं, क्लासीफाई करेंगे बेसिकली ना हम इमेजेस ऑफ क्लॉथिंग ना। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम एक डाटा सेट लेंगे ये मिनिस्ट का, और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ इसमें कपड़े होंगे, जैसे कहने के कोट हो गया, शर्ट होगी, उसके बाद साथ में हमारे पास ना जो फुटवेयर जो में आता है, जैसे सैंडल आ गए या बूट वगैरह आ गए, ये चीज़ें होंगी। हम पहले एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे, उसकी हम फिर परफॉर्मेंस चेक करेंगे, एक्यूरेसी वगैरह। देन हम सीएनएन ट्रेन करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जो सीएनएन है वो इमेज के डाटा पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने टेंसरफ्लो डाटा सेट की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली। उसके बाद टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करा लिया, फिर उसके डाटा सेट को इंपोर्ट कराया। उसके बाद मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ हमने नेसेसरी जो हम इंपोर्ट कराते हैं उस तरह से। अच्छा, देन ना हमारे पास ये हमने अगर फैशन मिनिस्ट का डाटा सेट को यूज़ करना है, तो ये लाइन ऑफ कोड्स हम लिखते हैं, और फैशन मिनिस्ट का जो डाटा सेट है वो डाउनलोड होकर लोड हो जाता है। और बेसिकली हम इसको ना दो हिस्सों में सेपरेट कर लेते हैं, एक ट्रेन डाटा सेट और एक टेस्ट डाटा सेट। तो ट्रेनिंग वाले को हम ऑब्वियसली मॉडल की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बाद में मॉडल की इवैल्यूएशन के लिए हम टेस्ट डाटा सेट को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो उसके नेम्स थे, या जो जो सी क्लासेस में मौजूद हैं, उसके लिए हमने ये फंक्शन, ये सॉरी क्या कहते हैं, ये इसके नेम्स को हमने प्रिंट कर लिया। तो हमारे पास क्लास के नेम्स आ गए सारे। तो ये देखें आप, टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स, पुलोवर्स, ड्रेस, कोट, सैंडल, शर्ट, स्नीकर, बैग और एंकल बूट, ये मुख्तलिफ चीज़ें हमें नज़र आएंगी। अब हम डाटा सेट को अपने ना एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिस तरह हम मशीन लर्निंग में करते थे। तो हमने सबसे पहले देखा कि ट्रेनिंग जो हमारे पास डाटा सेट था उसमें कितने सैंपल्स हैं ना। तो डॉट नम एग्जांपल्स, डॉट नम एग्जांपल्स, दोनों में हमने इसके कैलकुलेट कर लिए, और नम रैन एग्जांपल्स में हमने वैल्यू स्टोर करा ली ना।
तो जब इसको प्रिंट किया तो ये देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सैंपल्स थे, एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो हैं 60,000 और जो नंबर ऑफ़ टेस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हमारे पास कितनी है 10,000 है। यानी कि टोटल जो हमारा डाटा सेट है उसमें 70,000 इमेजेस मौजूद होंगी। अच्छा, इसके बाद ना आप डाटा सेट को ना हम यहाँ पे प्री प्रोसेस कर रहे हैं। प्री प्रोसेस में इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा सेट है ये बेसिकली जो इमेजेस हैं ये ग्रे स्केल में है ना, तो ग्रे स्केल में आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेके तो 255 तक उसके दरमियान में होती हैं। तो हम इस प्री प्रोसेसिंग में ना बेसिकली इन सारी वैल्यूज़ को ना नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइज़ हम कैसे कर रहे हैं भला, कि हमने नॉर्मलाइज़ का एक फ़ंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने हर इमेज को 255 पे डिवाइड कर दिया। अब जब 255 पे डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा, जो हर वैल्यू होगी वो 0 और 1 के दरमियान में आ जाएगी। तो इस तरह वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज़ होगा। बाकी यही डॉट मैप नॉर्मलाइज़ हम जब कॉल किया तो हर इमेजेस के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा फ़ंक्शन। अच्छा, दूसरा एक चीज़ हम मशीन लर्निंग में तो ये काम नहीं करते, लेकिन डीप लर्निंग में हम ये काम करते हैं कि हमारे पास क्योंकि डीप लर्निंग में इमेजेस होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डाटा होता है वो हैवी होते हैं, ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि बार-बार उसको डिस्क से लोड करने के ना, हम जो डाटा सेट होता है ना उसको कैशे मेमोरी में अपने लोड करने की कोशिश करते हैं या उधर रखते हैं, ताकि हम हमारा जो बाद में लेटर ऑन हमने मॉडल को जब ट्रेन करना है तो उस टाइम वो प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो सके ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास ट्रेन डाटा सेट था उसमें हमने डॉट कैशे कॉल करे। डॉट कैशे के फंक्शन से हमारे पास क्या होगा, ट्रेनिंग बाद में लेटर ऑन फास्ट हो जाएगी और सारा डाटा मतलब इधर ही इस मेमोरी में रहेगा, रैम में आप कह सकते हैं। अच्छा, देन उसके बाद हम इस तरह से करते हैं कि कोई इमेज एक लोड करके देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह की है। तो उसके लिए सिंपली हमने जो हमारे पास डाटा सेट था उसमें से हमने एक इमेज को लोड कर लिया। उसके बाद उसको जब हमने प्लॉट किया तो ये देखिए हमारे पास इस तरह की एक इमेज शो हुई है। तो इसी तरह हम अगर क्या कहते हैं 25 इमेजेस डिफरेंट को हमने अगर ट्रेनिंग सेट में से उठाना और उसको डिस्प्ले कराना है तो ये हमारे पास लाइन ऑफ कोड्स हैं। और हमने सिंपली ट्रेनिंग डाटा सेट में से बस चीज़ें थी, पुल लवर भी आ गई, ट्राउज़र्स, बैग, इस तरह ये एंकल बूट, मतलब फर्स्ट 25 में जो आपके पास इमेजेस होंगी मौजूद होंगी वो सारी आपको नज़र आना स्टार्ट होगी होंगी। तो यहाँ तक चीज़ें मुश्किल तो नहीं लग रही क्योंकि इसमें हम इमेज डाटा बेसिकली लोड कर रहे थे ना, इस वजह से मैंने पूछ लिया। चीज़ें समझ आ रही है ना यहाँ तक साथ साथ? ये समझ आ रहा अच्छा, अभी है। आवाज़ आ रही है? मैं मैप का फंक्शन यूज कर रहा था इनमेरेशन के लिए, आइट्रेशन के लिए। नहीं समझ आई, किसका फंक्शन यूज़ कर रहे थे? आप मैं मैप के फंक्शन से कर रहा था ट्राई, आइट्रेशन जो है। ठीक हो, अच्छा अच्छा, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद ना अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो उसमें हमने ना डाटा सेट को तो हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया, देख भी लिया और उसमें हमने देख लिया हमारे पास किस किस्म की इमेजेस हैं। तो अब हम देखते हैं अपने मॉडल को बिल्ड करते हैं। तो आपको याद होगा कि जब हमने मॉडल बिल्ड किया था सिंपल, तो जो न्यूरल नेटवर्क्स थे उसमें हमारे पास हम क्या करते थे, सबसे पहली लेयर होती थी बेसिकली वो इनपुट लेयर होती थी ना, ये वाली। तो जब सिंपल एएनएन्स थे और सिंपल डाटा सेट था उस टाइम इमेजेस का नहीं था, तो हम तो सिंपली उसको इनपुट्स बता देते कि हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ़ एक्स होते थे बेसिकली। अगर हम हाउसिंग का डाटा सेट लेना है रिग्रेशन के टास्क के लिए, तो हमने उसको जो नंबर ऑफ़ अगर उसके फीचर्स है 10, तो हमने इनपुट में जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू यहाँ पे 10 उसको लिख दी थी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि इमेजेस का डाटा सेट है, तो इसमें हमारे पास हम 28 क्लास 28 की इमेज थी, तो हमने उसकी शेप बता दी। साथ ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है चैनल्स को ना। चैनल आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो ग्रे स्केल होता है या ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं उसमें एक किस्म के मतलब के एक चैनल होता है, तो हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास कलर इमेजेस होंगी जब आरजीबी उसमें 3 कलर्स होते हैं, तो उस टाइम हम यहाँ पे 1 की जगह 3 इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूसरा हमारे पास जो इसमें हम जब इमेज डाटा सेट को डायरेक्टली हम किसी एएनएन में बेचते हैं, तो उस टाइम हमें फ्लैटन को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्लैटन मैंने आपको बताया था कि वो इस वजह से हम यूज़ करते हैं कि वैसे तो जब हाउसिंग का डाटा सेट था उस टाइम तो हमारे पास सिंपली 10 फीचर्स थे और वो लीनियर थे या 1D अरे होती है।
तो अब क्योंकि जो इमेजेस होती हैं 2D अरे होती हैं, तो हमारे पास हम फ्लैटन जब करते हैं तो बेसिकली 28 क्रॉस 28 मल्टीप्लाई करके 784 फीचर्स 1D अरे में कन्वर्ट कर देगा इसको। देन उसके बाद हमने अगली डेंस लेयर लगा दी, उसमें 128 न्यूरॉन्स रख दिए, एक्टिवेशन फंक्शन रिल्यू का इस्तेमाल किया। उसके बाद दोबारा जो लास्ट डेंस लेयर या आउटपुट लेयर है हमारी, उसमें 10 न्यूरॉन्स हमने रख दिए और साथ एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स रहने दिया। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास जो लास्ट लेयर है ना आउटपुट की, जब हम क्लासिफिकेशन का टास्क करते हैं तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर तो बाइनरी क्लासिफिकेशन हो फिर हम यहाँ पे एक ही न्यूरॉन रखते हैं, लेकिन अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो तो हम उतने नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स लेते हैं जितना कि हमारे पास क्लासेस होती हैं। तो अब हमारे पास, क्योंकि अगर हम देखें तो जब हमने क्लास के नाम डिस्प्ले किए थे यहाँ पे, तो ये ऑलमोस्ट 10 क्लासेस बनती थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए हमारे पास 10 क्लासेस बननी है, तो इस वजह से हमने जो लास्ट लेयर है ना उस पे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी वैल्यू 10 रखनी होती है। और साथ इसमें जो सॉफ्ट मैक्स जब हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि वो 10 क्लासेस के लिए अलग-अलग प्रोबेबिलिटी करेगा, और जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी उ उसके का वो कह लें कि कॉन्फिडेंस से कहेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि इस क्लास को मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ इस डाटा सेट के ऊपर या इस इंस्टांस के ऊपर। तो अगर तो इस चीज़ की या इस लाइन की समझ नहीं भी आई अभी, तो लेटर ऑन जब हम मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे तो टेस्ट सेट के ऊपर, तो उस टाइम आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि किस तरह वो हर क्लास के लिए अलग-अलग प्रोबेबिलिटी शो करता है। बाकी इन 3 लाइन ऑफ कोड की समझ आ गई आपको कि किस तरह से हमने मॉडल बिल्ड किया? जी जी सर। ओके। देन नेक्स्ट हमारे पास वही मॉडल डॉट कंपाइल जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ऑप्टिमाइज़र यानी कि किस तरीके से हमने बैक प्रोपगेशन का अमल कराना है या किसी के मॉडल को लर्न करवानी है चीज़ें ट्रेनिंग के दौरान, तो वो मैंने आपको बताया था कि हम मोस्टली अब आजकल एडब का ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद लॉस फंक्शन यहाँ पे हम क्या कहते हैं क्रॉस एंट्रोपी को यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करने के लिए एक्यूरेसी का। अच्छा, देन नेक्स्ट उसके बाद हम ना आपको याद होगा हमने कहा था कि हम बैच साइज़, जब हमने बैच नॉर्मलाइज़ेशन वगैरह करी थी तो हमने कहा था कि हम बैच साइज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं ना, कि हमारे पास एक इंस्टांस पे या एक जो ट्रेनिंग इपॉक हो रही होगी उस पे कितनी इमेजेस एक दफ़ा जाएँगी मॉडल के अंदर ना, 1 इमेज जाएगी, 2 इमेजेस जाएँगी या इस तरह से। तो हमने कहा यहाँ पे बैच साइज़ की जो वैल्यू है वो 32 रख ली है। देन उसके बाद हमने ये देखें डॉट कैशे से इस दफ़ा चीज़ों को पिक किया। देन हमारे पास जो मेन काम जो हम मॉडल डॉट फिट में करते हैं, तो अब मॉडल की मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको वैल्यूज़ की पास कर दी, ट्रेन डेटा सेट की इपॉक्स हमने 5 इसको दे दी। तो यहाँ पे ये मॉडल की हमारी ट्रेनिंग क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्यूरेसी स्टार्टिंग में 78% पे थी और लॉस जो था वो 62% पे था। तो आस्ता-आस्ता जो अच्छा मॉडल होता है वो यही होता है कि जिसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करती जाए और लॉस कम होता जाए। तो अगर हम देखें 78 से 88% एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर गई है और जो लॉस था हमारे पास वो 62 से 29 पे आ गया। तो इसका मतलब है हमारे मॉडल ने बेहतर परफ़ॉर्म किया और इस तरह हमारे जो मॉडल था इसकी जो एक्यूरेसी है वो 88% तक आ गई है। अब ये भी नो डाउट कि इतनी बुरी एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन जो सीएनएन्स हैं हम उनको भी ट्रेन करके देखेंगे कि वो क्यों बेहतर हैं या उनकी एक्यूरेसी वाक़ई, या हमने अभी तक थ्योरेटिकली तो चीज़ें देखी है कि सीएनएन्स बेहतर हैं। हमने कहा कि वो फ़िल्टर उस पे अप्लाई होते हैं, वो इमेजेस को अच्छे से समझते हैं, उनको जो क्या कहते हैं, फिर हम पूलिंग वगैरह उस पे अप्लाई करते हैं, वो इमेजेस की एक-एक चीज़ को चेक करते हैं, फिर हम उसको डाउन सैंपल भी करते हैं पूलिंग के थ्रू। तो क्या वाक़ई उन चीज़ों से फ़ायदा भी होता है या नहीं? और अगर एएनएन से ही हमें 88% एक्यूरेसी मिल रही है, तो हमें सीएनएन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी? हालाँकि थ्योरेटिकली हम ये चीज़ें प्रूव कर चुके हैं कि सीएनएन्स बेहतर हैं एएनएन से और फास्टर ट्रेनिंग भी होती है। खैर, अभी हमने जो मॉडल ट्रेन किया है, इसके बाद अब हम इस पे ना एक्यूरेसी इसकी चेक कर लेते हैं। तो हमने जब इसको टेस्ट डेटा सेट इसको प्रोवाइड किया है, तो हमारे पास डाटा सेट पे जो तब भी है इसकी एक्यूरेसी 88% तक, अच्छा सॉरी 87% तक आ गई है। ट्रेनिंग पे हमारे पास 88 पे थी और अभी अगर हम देखें टेस्ट डाटा सेट पे एक्यूरेसी 87% पे आ गई। तो आपको पता ही है टेस्ट डाटा सेट पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आती हैं या थोड़ी बहुत माइनर एक्यूरेसी कम हो जाती है। अच्छा, अब हम इस तरह से करते हैं, कुछ प्रिडिक्शंस भी कर लेते हैं ना, कि हमारा मॉडल तो हमने ट्रेन कर दिया, तो अब हम हमारे डाटा सेट में चीज़ें तो मौजूद है ना टेस्ट डाटा सेट में, तो हम वहाँ से कोई एक इमेज लेते हैं
और उसको अपने मॉडल को देते हैं और देखते हैं वो उसके बारे में क्या प्रेडिक्ट करती है ना। तो जैसे लेट से हमने एक इमेज ली, उसके बाद उसको इसमें से पास कराया। अब ये देखिए प्रिडिक्शंस ऑफ ज़ीरो, जब मैंने ये लाइन इसको पास किया तो इसने क्या किया कि यानी कि ज़ीरो पॉइंट पे जो हमारे पास कह लें कि इमेज मौजूद है उसकी क्या करो, प्रिडिक्शंस करो। तो अब देखें इसने ना हर, मैं आपको जो ऊपर बता रहा था 10 न्यूरॉन्स वाली बात के, जो लास्ट लेयर है उसमें हम 10 न्यूरॉन्स क्यों रखते हैं। तो ये देखिए उसने क्या किया, हर जो क्लास आती है ना उसके लिए एक उसने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे दी है। जैसे फर्स्ट क्लास के लिए उसने 1.04 दे दी, सेकंड के लिए 1.29। जैसे अगर हम याद होगा जो फर्स्ट क्लास थी हमारे पास, या ज़ीरो नंबर पे थी जो, वो कौन सी थी भला, हाँ ये, मतलब हमारे पास इंडेक्स आपको याद होगा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो क्लास ज़ीरो के लिए या टी शर्ट के लिए उसने 1.2 दे दी, क्लास जो वन है ट्रोज़र उसके लिए उसने 1.2 समथिंग दे दी। तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ये देखिए वन, अच्छा इसकी 7 भी है लेकिन 8 वाली सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये कौन सी क्लास बनती है, क्लास 4 बनती है, यानी कि 0 1 2 3 और 4। तो अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो मैं बात ऊपर बता रहा था कि हम 10 न्यूरॉन्स जब रखते हैं और सॉफ्टमैक्स को यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हर क्लास के लिए अलग-अलग प्रोबेबिलिटी की कोई ना कोई वैल्यू देता है कि हमारे पास जो इमेज आई है तो इस इंस्टांस पे ये किस क्लास की इमेज हो सकती है, उस चीज़ की वो क्या दे रहा है, प्रोबेबिलिटी दे रहा है। और हमने देखा कि हर क्लास के लिए अलग-अलग उसने कोई वैल्यू दी है। अभी हमारे केस में हमारे इंस्टांस पे जो ज़ीरो पे चीज़ मौजूद थी टेस्ट डेटा सेट के ऊपर, उसके लिए मॉडल ने जो जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दी है वो है क्लास 4 की। तो मतलब मॉडल कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास जो है वो क्लास 4 की कोई चीज़ है। तो अब हमारे पास एक चीज़ होती है एनपी डॉट आर्गूमेंट ऑफ ना मैक्स। तो प्रिडिक्शन ऑफ ज़ीरो में हमारे पास जिसका कहना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बजाय इसके कि हम मैनुअली इन सब वैल्यूज़ को रीड करें और उसके बाद जो हमारे पास कहने के सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट करें कि क्लास 4 पे है। हम ये जब लाइन ऑफ कोड इसको प्रोवाइड करते हैं प्रिडिक्शन ऑफ ज़ीरो के ऊपर, तो हमारे पास क्या करता है जिस क्लास की वो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसका वो नंबर दे देता है। जैसे उसने यहाँ पे 4 प्रोवाइड कर दिया। तो जब हमने यहाँ से भी काउंट किया था मैनुअली तो 0 1 2 3 और 4, तो 4 वाले की वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मॉडल है वो कॉन्फिडेंट है कि जो इमेज है हमारे पास वो कोड की इमेज है, क्योंकि हमारे पास क्लास का नेम क्या है, 4 है। खैर हम इसका चेक भी कर लेते हैं। तो टेस्ट डॉट लेबल ऑफ ज़ीरो में जब हम देते हैं तो तब इसकी वैल्यू क्लास किसने 4 को ही शो किया। अच्छा, अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो कह लें कि इमेज हमने हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया ना, उसको हम व्यू कर लेते हैं दोबारा से ना, कि क्या वाक़ई हमारे मॉडल ने कोड को ही प्रेडिक्ट किया है। तो उसके लिए हमारे पास आई की वैल्यू हमने 0 इधर रखी है जब, तो देखें हमारे पास जो है वो कोड आया है और साथ देखें 88% तक हमारा मॉडल क्या है, कॉन्फिडेंट है कि उसके पास जो ये वैल्यू है या जो इमेज वो देख रहा है वो क्या है, कोड है। तो उसकी वजह ये है 88% होने की। एक तो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी 88% थी और दूसरा अगर हम देखें तो जो दूसरी कुछ क्लासेस हैं उनमें भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती है कि 4% वो उसको शायद शर्ट से कह रहा है। और आपको पता ही है कि कोट और शर्ट वगैरह इनकी शेप ऑलमोस्ट सेम ही होती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है तो मतलब बॉडी के ऊपर जैसे में पहनने वाली चीज़ें, मतलब ट्रोज़र और कोट या ट्रोज़र और शर्ट में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो अब अगर हम देखें तो जो ट्रोज़र की कैटेगरी थी उसके लिए उसने प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 1.2 या इस तरह रखी, लेकिन जो मिलती-जुलती कैटेगरीज़ होंगी तो उनमें हो सकता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रखते हैं, इंक्रीज़ कर दे या ज़्यादा कर दें। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? सर नंबर 6 पे क्या था, फैक्ट नंबर 6 पे कौन सी आइटम, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 7 कुछ आ रही है 7 पॉइंट समथिंग। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इसी तरह ना मैंने क्या किया कि मैंने आई इक्वल्स टू सर एक 12 और रखा चीज़ क्योंकि है, मैंने, जी, जी। सॉरी, वो जो हमने टेस्ट डाटा इसको दिया है जी, जी। उसमें जो हमने रीशेप नहीं किया उसको, पिक्चर को, या हमारे पास जो सेम हमने, इमेज, जो इमेज है वो हमारे पास सब सेम है। नहीं वो सब सेम ही है, 28 क्रॉस 28 की है ना। कहने के मिनिस्ट का डाटा सेट इसीलिए एक इसमें ना हेलो वर्ल्ड का काम करता है कि इसमें इधर डीप लर्निंग सीखने में, क्योंकि इसमें चीज़ें में हमें बार बार कहने के
इमेजेस वगैरह के साथ इतना मतलब कह रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में झगड़ना नहीं पड़ता, ठीक है, उसकी रीशेप करें और फिर इस तरह से। वैसे रियल वर्ल्ड में हमें ये चीज़ें साथ-साथ करनी पड़ती हैं, पाइपलाइन्स हम बना लेते हैं, इमेज प्री प्रोसेस होके देन इसमें से पास होती है। तो ओके। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको बताया कि मैंने ना ये बेसिकली जो ये फ़ंक्शन क्रिएट किया था, इसकी बेस पे मैं इसको ना ये कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे आपको लाइन नज़र आ रही है ब्लू, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसकी लाइन ब्लू से वो शो करेगा। तो यहाँ पे हमने ये इसको बता दिया कलर इक्वल टू ब्लू रखना है, अगर प्रेडिक्टेड जो लेवल है वो ट्रू लेवल होगा, नहीं तो बाकी के लिए कलर क्या रखना है, रेड रखना है। तो ये लाइन ऑफ कोड्स हैं, ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इनसे एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो ये सिंपल जिस तरह आपके पास मैटप्लॉट्लिब के फंक्शंस हम लिखते हैं डिस्प्ले करने के लिए, वही चीज़ें हैं। तो आई की वैल्यू मैंने जब 12 रखी है, तो अब 12 पे की वैल्यू पे क्या चीज़ करी हुई है, वहाँ पे हमारे पास ना पुल ओवर पड़ा हुआ था। तो उसने उसका भी बता दिया कि पुल ओवर है और 99% एक्यूरेसी के साथ वो इसको बता रहा है। इसी तरह हम क्या कहते हैं, कुछ रोज़ या कुछ कॉलम ज़्यादा कहने के या ज़्यादा चीज़ों पे अगर हम प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं एक ही दफ़ा में ज़्यादा इमेजेस के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है। इसमें देखिए हमारे पास कोड है 88% एक्यूरेसी इस तरह बता रहा है, ये कोड है इसकी भी। तो एंगल बोर्ड की भी इसने बताई है। तो बाकी शेल्ड को अलबत्ता है टॉप को इसने 100% कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है कि हमारे पास क्या है। और यहाँ पे देखें इस ग्राफ में बाकी किसी भी कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी आपको हाई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 100% ऑटो कॉन्फिडेंट है कि ये क्या चीज़ है, शर्ट ही है। ये बैग के केस में भी 100% कॉन्फिडेंट है, स्नीकर के केस में भी। तो यहाँ पे फिर टी शर्ट को इसने शायद किसी और कैटेगरी के साथ मैच करने की कोशिश की है। अलबत्ता कोट वगैरह में वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इनकी कहने की शेप किसी हद तक किसी न किसी से मिलती-जुलती होती है। सही हो गया? अच्छा, ये जो अभी तक हमने किया है, ये हमने तो अभी तक सिंपल एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया था और उसके हमने इवैल्यूएट भी किया, फिर हमने टेस्ट डेटा सेट पास करके उन चीज़ों को भी साथ-साथ देखा है। तो इसके बाद हमारे पास हम इस तरह से करते हैं। अच्छा, ये सिंगल इमेज को भी अगर हमने प्रेडिक्ट करना है, पहले मैं सीएनएन की तरफ मूव कर रहा था, उससे पहले अगर हमने सिंगल इमेज को पास कराना है, तो हमारे पास ये देखिए टेस्ट डॉट इमेज ऑफ ज़ीरो को हमने लिया है। तो उसकी शेप जिस तरह आप आगे पूछ रहे थे, तो वो देखिए 28 1 ही है। तो अब अगर हाँ, क्योंकि हमारे पास अब अगर एक इमेज हम इसको दे रहे हैं, तो उसको फिर हम अरे में कहने के कन्वर्ट करने के लिए np डॉट अरे का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद जब मॉडल डॉट प्रिडिक्ट उसमें से इमेज को पास किया अब हमने, तो उसके बेस पे उसने उसकी प्रिडिक्शंस की हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो थी वैल्यू कोड की उसने सबसे ज़्यादा बताई है। अच्छा, अब बारी आ गया हमारे सीएनएन की, जो हमने लेटली स्टडी किया था ना। तो अब सीएनएन की जो लेयर्स लिखी हुई है, इनकी तो समझ होनी चाहिए वैसे, कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए ये देखें, इनपुट की शेप तो वैसे ही सेम रहने देंगे। सीएनएन की लेयर में आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हम कन्वोल्यूशनल लेयर्स ऐड करते हैं। ये हम देखें कॉन 2D लिख दिया, और उसके बाद इसमें हमारे पास ये 32 की वैल्यू है। ये बेसिकली बता रहा था कि हमारे पास कितने फ़िल्टर्स हमने यूज़ करने हैं, कितने कर्नल्स हमने यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट जो कन्वोल्यूशन लेयर थी उसमें हम कितने फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, 32 फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे हैं। सेकंड जो ये आर्गुमेंट होता है या पैरामीटर होता है, ये बताता है कि हमारे पास जो है कर्नल या फ़िल्टर की वैल्यू कितनी रखनी है, उसका साइज़ कितना है। 3x3 हमने हमारे केस में रखा है। उसके बाद पैडिंग की वैल्यू हमने आपको बताया था कि अगर हम वैल्यू रखते हैं तो इसका मतलब है पैडिंग अप्लाई नहीं होगी, और अगर पैडिंग वैल्यू सेम रखते हैं तो देन इसका मतलब है कि यहाँ पे पैडिंग अप्लाई होगी 0 0 की। तो देन उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन वही रीलू का। तो ये इस तरह हमारे पास पहली जो हमारे पास कहने के कन्वोल्यूशनल लेयर थी वो हमने लिख दिया, वो ट्रेन कर दी, या क्या कहते हैं सेट कर दिया हमने, ट्रेन में कह रहा था। उसके बाद जो सेकंड है, हमने कहा था कि जब भी हम कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करते हैं उसके बाद हम ना मैक्स पूलिंग या पूलिंग लेयर अप्लाई करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम इधर मैक्स लिख देते हैं तो मैक्स पूलिंग अप्लाई होगी, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी फ़िल्टर्स मैप की जो आई होगी उसको हम ले लेते हैं। और अगर हमारे पास
हम एवरेज कूलिंग इधर लिखेंगे तो फिर वो उन सब वैल्यूज़ की क्या करेगा, एवरेज निकालेगा और उसको देखेगा। तो इसमें भी हमारे पास जिस तरह ये साइज़ बता रहा था फ़िल्टर का या कर्नेल का, यहाँ पे जो साइज़ है ये हमारे पास मैक्स कूलिंग जब अप्लाई करना है उस टाइम जो विंडो का साइज़ है वो ये बता रहा है 2+2 की विंडो हमने ले ली। और स्ट्राइड्स का आपको याद होगा कि स्ट्राइड की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 सेट किया यानी कि 2 का जंप लेगा ना। तो सेम जिस तरह हमने ये 2 लेयर्स में वैल्यू पास की, इसी तरह हमने आगे फिर दोबारा एक और हमारे पास क्रोनोशन लेयर आ गई, देन एक और कूलिंग लेयर हमने अप्लाई कर दी। तो बेसिकली ये जो लेयर्स थी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सीएनएन्स का, यानी कि ये यहाँ पे हमने क्या किया, सीएनएन को इम्प्लीमेंट कर दिया। देन उसके बाद आगे जो काम है वो उसी तरह सिंपल है जिस तरह हम एएनएन्स में करते थे कि यहाँ तक तो हमारे पास अब इमेजेस को हमने जो फीचर्स थे उसके एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं इसके थ्रू, सीएनएन के थ्रू। तो आगे जो हमारे पास सिंपल उसी तरह हमने फ्लैटन को अप्लाई किया ताकि हमारे पास जो लास्ट पे फाइनल इमेजेस आएंगे उसको हम फ्लैटन कर दें, यानी कि 1D array में कन्वर्ट कर दें। देन उसके बाद उसी तरह हमने एक हिडन लेयर जिस तरह लगाई थी, और लास्ट पे इसमें भी क्योंकि 10 क्लासेस हैं तो हमने 10 की वैल्यू रहने दी न्यूरॉन की। तो बताएं ये चीज़ समझ आई है या इसमें कोई सवाल या कोई चीज़ रिपीट करनी हो? सर ये डेंस का पिक्चर बता देते ये डेंस का क्या बताना था? ये क्या है। अच्छा ये डेंस लेयर वही है ना जिस तरह हम सिंपल न्यूरल नेटवर्क में डेंस लेयर क्रिएट करते थे, ये जिस तरह सिंपल एएनएन में हमने क्रिएट किया यहाँ पे किधर गया किधर गया, ये जिस तरह अभी आपको मैंने बताया था फ्लैटन के पास जो डेंस लेयर हम अप्लाई करते हैं न्यूरल नेटवर्क में, बेसिकली इनको हम हिडन लेयर्स भी कह सकते हैं इस वाली लेयर को। पहली तो हमारे पास जो लेयर थी वो इनपुट लेयर आ गई, फ्लैटन से मुराद था कि हम 1D array में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम डेंस लिखते हैं ना तो इसको हम कह लें कि क्लास में हम जो लेयर्स हैं उनको नाम देने के लिए, या जो डेंस लेयर्स होती हैं क्योंकि ज़्यादातर लेयर्स होती है और ये कम्प्लेक्स होती है इसलिए इसका नाम डेंस रख दिया गया। तो बाकी अगर हम यहाँ पे लेट से ये एक डेंस लेयर है तो इसके बाद अगर हम कॉपी करके इसको दोबारा नीचे लिखते हैं तो ये दूसरी डेंस लेयर हमारे पास बन गई। तो जिस तरह हम वो लेयर्स आपको याद होगा वो हम विजुअली देखते थे कि ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है, फिर दे दो हमने दरम्यान में हिडन लेयर्स लगा दी, देन थर्ड आउटपुट लेयर। तो ये उस तरह ही काम कर रहा है। सही हो गया? ठीक ठीक है। ओके। अच्छा देन नीचे हम आ गए जहाँ पे हम सीन एंड बिल्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन या कुछ नहीं है तो देन ठीक है। इसका मतलब है कि अब आपको अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी थी एएनएन्स की वो तो हम इम्प्लीमेंट लास्ट टाइम कर भी चुके थे। तो एक दफ़ा उसको हमने इमेजेस के डाटा सेट पे गो थ्रू कर लिया कि कैसे अप्लाई करना है, और साथ आज हमने सीएनएन को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद अच्छा अब उसी तरह मॉडल डॉट कंपाइल ये सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जिस तरह हम एएनएन को कंपाइल करते हैं ऑप्टिमाइज़र एटम क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्लियर मैट्रिक्स एक्यूरेसी साइज़ भी सारा उसी तरह सेम 32 के बैच, सिर्फ जो इसमें चेंजिंग आई है कि मैंने इपॉक्स इस दफ़ा 10 रख दी थी। तो अगर इसमें हम देखें एक्यूरेसी तो 79 से स्टार्ट हुई थी, लास्ट 56 से, और ये 79 से 97 पे गया, और लास्ट यहाँ पे 56 से 7% पे चला गया, और वहाँ पे 29% पे रुका था लास्ट। यहाँ पे देख लें 7% यानी कि बहुत कम हो गया लास्ट। और एक्यूरेसी भी आप देख सकते हैं कि 97 पे जंप कर गई है, जहाँ के हालांकि जब हम पहले कर रहे थे तो उस टाइम हमारे पास जो एक्यूरेसी थी वो 88% आ रही थी। इसके बरक्स और उसके साथ साथ हमारे पास जो एक्यूरेसी जब हमने टेस्ट सेट पे भी देखी है तो वो 91% पे है। ये भी हमारे पास क्या है उसकी ट्रेनिंग जो न्यूरल नेटवर्क की एक्यूरेसी थी उससे भी क्या है हमारे पास ज़्यादा है। तो अब आप देख लें कि हमारे पास किस तरह से सी में हम जब यूज़ करते हैं सिंपली, कोई हमने एज सच अभी कह लें कि इमेजेस के ऊपर भी कोई एज सच कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की, या डाटा की कोई एगमेंटेशन वगैरह नहीं की हो जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में देखेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे कह लें कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं की, हमने सिंपल साइज़ भी 3x3 रखा है। हमने मुख्तलिफ चीज़ें भी टेस्ट भी नहीं की, मुख्तलिफ जो इसके कह लें कि हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते थे, पैडिंग के बगैर चेक कर सकते थे कर्नल का साइज़
3 क्लास की जगह 5+5 यूज़ कर सकते थे। सिंपल हमने, और इतनी ज़्यादा हमने हिडन लेयर्स भी ऐड नहीं की। सिंपल 2 कन्वोल्यूशन लेयर लगाई, 2 कूलिंग लेयर्स लगाई और 1 फ्लैटन लेयर आ गई और 2 डेंस लेयर आ गई। तो 6-7 लेयर्स में हमारे मॉडल ने इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया। तो सीएनएन्स, जो चीज़ें हमने थ्योरेटिकली देखी थी कि सीएनएन्स इमेजेस पे अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, आज हमने रियली अप्लाई करके भी देख लिया कि वाक़ई वो ये करते हैं। सेम डाटा सेट के ऊपर एएनएन्स की एक्यूरेसी जहाँ पे 88% पे रुकी थी, यहाँ पे ये सीएनएन्स की 97% पे जंप कर गई है। सही हो गया? सर एक चीज़ ये बता दें कि जो जी, जी, एक्यूरेसी आ रही है, बिल्कुल। जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी वो ओवरफिटिंग में तो नहीं आएगा क्या? हाँ, ओवरफिटिंग की तरफ भी ये चीज़ें जा सकती हैं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे उसको फिर हम क्या कहते हैं, आगे फर्दर क्या लें, इवैल्यूएट करते होते हैं मोस्टली ओवरफिटिंग को। फिर हम अगर ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है तो हम ये करते हैं कि सिर्फ एक्यूरेसी को नहीं मेजर करते, फिर हम जो है मुख्तलिफ चीज़ें और भी साथ साथ चेक कर लेते हैं या ग्राफ वगैरह प्लॉट कर लेते हैं। तो साथ ओवरफिटिंग की तरफ ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो, जब हमने टेस्ट सेट के ऊपर अप्लाई किया तो वहाँ पे भी 91% तक एक्यूरेसी गई है। तो अगर तो ये टेस्ट सेट के ऊपर 80s में रहती ना एक्यूरेसी, तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग पे तो बहुत अच्छा चला गया, कि 97 पे चला गया, 97%। तो टेस्ट में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो स्लाइटली पता ड्रॉप ज़रूर होता है टेस्टिंग के ऊपर, क्योंकि वो अनसीन डेटा सेट होता है। लेकिन स्टिल हम रियल वर्ल्ड में जब जाते हैं तो हम ओवर फिटिंग को चेक करते हैं। उसके लिए कहने के हम दोनों फंक्शन वगैरह को, जो ग्राफ्स वगैरह हैं, लॉस की एक्यूरेसी को, इनको आपको याद होगा कि हमने देखा था मशीन लर्निंग में भी अप्लाई करके, कि हम देखते हैं वो ग्राफ्स कन्वर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो फिर वहाँ से हम ओवर फिटिंग को मेजर करते होते हैं। और भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं। सर इसका ये डिपेंड करता है डाटा सेट पे भी। हाँ, डाटा सेट पे भी डिपेंड करता है। और साथ हमारी मतलब डाटा सेट पे भी डिपेंड करता है, और साथ कहने की हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस पे भी डिपेंड करता है। उम्मीद है आज की क्लास का मज़ा आया होगा, क्योंकि हम अभी तक सीएनएन में थ्योरेटिकली चीज़ें देख रहे थे, बीच में एक दफ़ा हमने थोड़ा बहुत कोड देखा था। तो आज अलबत्ता हमने डाटा सेट लेके बाकायदा इम्प्लीमेंटेशंस भी की हैं, उस पे प्रेडिक्शंस भी की हैं और साथ मॉडल की इवैल्यूएशन भी की है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, आपका कोई सवाल तो नहीं है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।